हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो नेवी AASSR हो या ग्रुप एक्स हो। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज है, उनके अगर बीच की डिस्टेंस हम इंक्रीज़ कर दें तो फिर उनका सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज, डिक्रीज या अनचेंज, या इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। बिफोर दिस क्वेश्चन मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं जिससे आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना रहे कभी गलत नहीं करोगे। ध्यान से बस मेरी बातों को सुनते रहना है। जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। एक अंडरस्टैंडिंग अगर बन जाएगी तो क्वेश्चन किसी भी तरह का बना रहे आप कभी गलत नहीं करोगे। बस ध्यान से सुनना, ये सबसे ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को हम पास ले आएंगे, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स कम्स क्लोजर, अब देखो अगर पास ले आते हैं तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है तो वो रिपेल करेंगे, और हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो अगेंस्ट रिपल्सन लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं तो हमें एक फोर्स भी लगाना पड़ेगा उनको पास ले आने में, यानी कि क्योंकि रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्सन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया, मतलब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हुई। ऑब्वियसली आपको समझने की कोशिश करना। आप अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यानी कि एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, उनको अगर हम पास ले आते हैं, अभी बीच की दूरी कम करने की बात कर रहे हैं, अगर उनको पास ले आने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिपल्सन तो होगा नहीं, अट्रैक्शन होगा, यानी कि मेरा काम बच गया, मुझे उनको पास ले आने में और हेल्प हो गई क्योंकि वो पहले से ही एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी कंजर्व होती है तो फिर हमारा जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा, मतलब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये दो जो बातें बताई हैं इनसे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बना रहे, ठीक है। इसमें तो हो गया बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव होंगे तो अब ध्यान से समझना मेरा क्वेश्चन कितने तरह से हो सकता है। इसका आंसर हो गया डी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे सबसे पहला तरीका क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ले आते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। आपने देखा दोनों पे सेम चार्ज था, रिपल्सन के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई थी। ये कब हुई थी, जब उनको पास ले आए थे। लेकिन अगर कहे कि बीच की दूरी बढ़ा दें, दो इलेक्ट्रॉन है उन पे सेम चार्ज है, चाहे दो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन है, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ाने की बात करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब घटाने पे इंक्रीज हो रही है तो बढ़ाने पे डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि आपका ये डिपेंड कर रही है बीच की दूरी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगी कि दोनों नेगेटिव हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या हुआ, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसको मैं उस वे से भी समझा सकता था जिसमें मॉड का हम यूज़ करते, हम लगाते पोटेंशियल क्या होता है के Q बटे R। अब हम देखते हैं यहाँ पे फिर वो मॉड वाला सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव का हमने वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अगर ये अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी तो अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आप देखोगे प्रैक्टिस सेट में आप उसको जरूर कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इनमें से किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, किसे विक्षेपित कर सकता है। कल मैंने शायद परसों के वीडियो में आपको बताया था जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, चाहे वो रेडियो हो, माइक्रो, इंफ्रा, ठीक है, विजुअल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इतनी ही तो रेडियो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो होती हैं वो कोई चार्ज होल्ड नहीं करती हैं। अगर ये कोई चार्ज होल्ड नहीं करती हैं तो आप याद रखना कि ये चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती हैं। अब आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो एक्स रेज, जो कि हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स कण नहीं है, ये अल्फा कण है, इस ऑप्शन में अल्फा कण है। गामा भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होगी उनको एलिमिनेट कर दो, अब बच क्या गया अल्फा, तो अल्फा कण जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकती हैं। ये क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ इनका सोर्स बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वेरियस वेबसाइट से लेता हूँ जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए होते हैं, और तभी लक्ष्य एयरफोर्स से सबसे ज़्यादा कंटेंट देखने को मिला। और ये बात मैं चिल्ला के मैंने इसलिए नहीं बोली क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। मैं देख रहा था जब पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, लोग ऑनलाइन आए थे तो लोगों उस कमेंट सेक्शन में भी मेरा नाम चल रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। बाकी मैं कभी भी चिल्ला के नहीं बताता हूँ कि मैंने पूरा पढ़ा दिया, मैंने 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए। बाकी मेरा जो सोर्स है वो बहुत यूनिक है जहां से मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होते हैं कि वो म्यूचुअल क्वेश्चन, इसका एनडीए का एयरफोर्स ने उठा लिया, तो ये क्या होता है, रिपीटेड चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं वो चीज़ें कराता हूं जो जेन्युइन
आई हुई होती हैं और आपको चांसेस होते हैं हाईली कि आपके अपकमिंग पेपर में वो आएंगी। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, उसका हो गया अल्फा कट। अल्फा कट पे चार्ज भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, उनसे 2 गुना होता है। तो इसका नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आया, किसी बुक में एनडीए लिखा हुआ था लास्ट में। देखो क्या है कि मीटर जो ब्रिज होता है उसकी जो वायर है वो कौन सा किससे बनी होती है, लोहा से या कॉपर से, या इसको भी आप याद रखना, इनका जो क्या कहते हैं, जो रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो बहुत लो होता है, चाहे वो मैग्नीन हो चाहे वो यूरेका हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप याद रखना, मैग्नीन या यूरेका। सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उनका बीम है, उनका नेचर कैसा होगा। अब ये बताओ अभिसारी होगा या अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, या पैरेलल होगा या कांट डिटरमाइन। तो देखो ध्यान से समझना, अगर एक इलेक्ट्रिक बीम है उसमें ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्सन होता है। अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर एक समान वेग से चल रहे हैं, तो रिपल्सन के कारण वो क्या करेंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो उनका बीम का नेचर कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। डाइवर्जिंग का मतलब अपसारी हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हुआ। लेकिन इसका नेचर अभिसारी भी हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है, अगर वो बहुत हाई वेलोसिटी से एक्सीलेट करेंगे। अगर उन इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत हाई होगी और वो एक्सीलेट कर रहे होंगे, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे एक सर्कुलर, यहाँ पे लूप बन जाएगा करंट कैरिंग, यहाँ पे लूप बन जाएगा, और वो लूप दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे हमारा कन्वर्जिंग भी हो सकता है, अभिसारी उत्तल भी। उन कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट हमें प्राप्त करना है, मैक्सिमम धारा प्राप्त करना है, तो उन सेल्स को किस ऑर्डर में जोड़ना चाहिए, सीरीज़ में, पैरेलल में, या फिर मिक्स में, या फिर उनके इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मान पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये डिपेंड करेगा उनके इंटरनल और सेल्स के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, क्योंकि दो अलग कंडीशंस होती हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना दोनों कंडीशंस है। μ0 ε0 की पावर -1/2, यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ 1/μ0 ε0 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, ये इनडायरेक्टली यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, और पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको पता है ये जो चीज़ है ये क्या है, चुंबकशीलता, ये विद्युतशीलता, और अगर इनका वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती देखें तो ये इक्वल होता है सी के, ठीक है, चाल के। अब आपको पता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप जल्दी में ये मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब एक बात बताओ, एक मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 10 की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 × 10 की पावर 8 जो है वो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बन जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हुआ। अभी एयरफोर्स का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है रिसेंट, उसमें इसका जो डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था, μ0 ε0, इसका फार्मूला जो सी के इक्वल है, सी का मतलब चाल मतलब दूरी बटे समय, यानी कि दूरी मतलब एल, और एल बटे टी, यानी कि एल टी की पावर -1 इसका सही राइट आंसर था। इसका मेटेलिक वायर है जिसको स्ट्रेच किया गया है, उसकी रेडियस में 1% का डिक्रीज किया गया है, मतलब उसको खींच के उसकी त्रिज्या में 1% की कमी करी गई है। तो उसकी रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो इस तरह के एसोसिएटेड 4 टाइप हैं, और बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आज मैं चारों ही टाइप इसके साथ साथ बता देता हूँ, जिससे आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो 2 तरह के क्वेश्चन वो होंगे जिनमें परसेंटेज चेंज नहीं होगा। वो कहेगा, पहले ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अभी 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ। वो कहेगा एक तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई n गुनी करी गई है, ठीक है, तो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध पूछा जाएगा। जैसे वो कहेगा कि एक टायर था, उसकी लंबाई हमने 4 गुनी कर दी, तो प्रतिरोध हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। वो कहेगा 5 गुनी कर दी लंबाई खींच के, तो प्रतिरोध हो जाएगा 25 गुना। ये बात तो ध्यान रखना कि अगर लंबाई n गुनी करी जाए किसी तार को खींचकर, तो उसका रेजिस्टेंस n² गुना हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग आप ये याद रखना कि हमेशा n² की आदत मत डालना। अगर वो कहे खींच के लंबाई n गुनी, तब तो n² कर देना। अगर वो कहे कि एक वायर है, उसको स्ट्रेच करके उसकी रेडियस एक फ्रैक्शन दी जाएगी कि 1/2% की डिग्री, 1/2 उसकी रेडियस 1/2 से
कम कर दी जाए तो प्रतिरोध में परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो अब आप n स्क्वायर गुना नहीं करेंगे, जो फ्रैक्शन दी जाएगी रेडियस की, जैसे कहेगा त्रिज्या को 1/3 कम कर दिया या 1/4 से कर दिया, तो आप जो डिनोमिनेटर हो हर हो उसकी पावर 4 यानी कि n की पावर 4 कर दोगे तो नया प्रतिरोध इतने गुना हो जाएगा। यानी कि सवाल अगर होता कि एक तार है उसका अगर हमने खींच के उसकी त्रिज्या 1/2 कम कर दी तो नया प्रतिरोध जो होता वो 16 गुना हो जाता। आई होप आपको ये दो बातें समझ में आई होंगी जिनमें परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है। अब अगर बात करें परसेंटेज है, जैसे कि अगर मान लो कहता कि एक तार है उसकी लंबाई को खींचकर हमने उसकी लंबाई 10% से बढ़ा दी, क्या कर दिया 10% से खींचकर उसकी लंबाई हमने बढ़ा दी, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब उसमें n स्क्वायर गुना होता था, इसलिए अब क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज में 2 पावर आगे आएगी यानी कि 2 × 10, तो नया प्रतिरोध जो होगा वो 20% से इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर परसेंटेज का क्वेश्चन रेडियस में है, हमने देखा था रेडियस वाली फ्रैक्शन में n की पावर 4 करते थे तो इसमें 4, अब परसेंटेज चेंज निकालना आपको आता ही होगा, तो इसमें सीधा 4 आगे आएगा इनटू रेडियस का जो परसेंटेज है 1, वो इतने परसेंट से ये डिक्रीज हुई है तो वो इंक्रीज होगा, यानी कि 4% का इंक्रीज हुआ। अब ये तो हुआ शॉर्टकट। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि यार ये शॉर्टकट नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो गया, तो आप समझ भी सकते हो, समझा भी सकता हूँ मैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि तार को जब खींचेगी उसकी त्रिज्या में कुछ % कमी करके तो उसके वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो वॉल्यूम इनिशियली होगा वही वॉल्यूम फाइनली होगा। यानी कि हमें अगर हम एक एरिया से ऊपर और एक एरिया से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है कि ऊपर लेंथ के 3 कंपोनेंट हो गए, 2 इसमें और एक ये, तो ऊपर हमारा वॉल्यूम बन गया और ये कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एरिया के स्क्वायर के। एरिया के स्क्वायर, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई आर की पावर 4, यानी कि ये आर की पावर 4 भी तो कह सकते हैं। इससे हम देख रहे हैं कि आर जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 4 के। अब आप समझ सकते हो कि ये अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि अगर इसमें कमी करी गई थी तो ये इंक्रीज होगा। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आई होगी। ओमिक लॉ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फॉलो नहीं करता है, ओम का नियम। तो देखो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, एयरफोर्स में बहुत पूछा जाता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इंसुलेटर यानी कि अचालक, उनके लिए भी ओमिक लॉ फॉलो नहीं कर सकता है, ओबे नहीं करता है, याद रखना। अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स के लिए भी ओमिक लॉ ओबे नहीं करता है, चाहे आर्क लैंप हो चाहे आपका वैक्यूम ट्यूब्स हो, उनके लिए भी वो भी अनओमिक होते हैं, यानी कि उनमें भी ओबे नहीं करता है। यानी कि सभी के लिए जो ऑल ऑफ द एबव जो ऊपर लिखे हुए हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है उनमें से जो ओमिक लॉ ओबे करता है। आपका जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, सुचालक पदार्थ होते हैं, वो सभी ओम के नियम का पालन करते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। ऐसे प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप टफ हाई लेवल पढ़ते जाते हो और ऐसी चीज़ें वहाँ पे डाउट में रहते हो और फिर गलत करके आ जाते हो। जो किरचॉफ के नियम है, दोनों नियम आप तैयार कर लेना। किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो आपका चार्ज कंजर्वेशन पे चार्ज आवेश संरक्षण पे कार्य करता है, ठीक है। ठीक है, जितने भी फिजिक्स में प्रिंसिपल हैं वो किसी ना किसी कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षण लिखा हुआ है तो इसका जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, जो द्वितीय नियम है, वो आपका ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। ऊर्जा संरक्षण पे और भी कई जो नियम है काम करते हैं, जैसे लेंज का नियम, लेंज का नियम हो गया, चाहे बर्नौली की प्रमेय हो गई, ये सभी ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करते हैं और ये एयरफोर्स और नेवी में पूछे भी जाते हैं। संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग एक बहुत पूछा जाता है। केपलर का द्वितीय नियम, जो केपलर का सेकंड लॉ है, वो आपका एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे कार्य करता है, ठीक है। और आपका रेखीय संवेग संरक्षण पे रॉकेट पूछा जाएगा, रॉकेट किसके कंजर्वेशन पे कार्य करता है, तो वो रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम उसमें कंजर्व रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पूछा गया था किरचॉफ का सेकंड नियम, तो वो हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन पे। देखो ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, नेवी AA और SSR में आ चुका है। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, वो इक्वल वेलोसिटी से एक समान यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करते हैं। अगर उनके टाइम पीरियड T1 और T2 है तो उनका रेशियो क्या होगा, यानी कि 1 होगा उनका अनुपात, या 2 होगा, या 1:2 या 1:4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखो उतना ही ईजी है। टाइम पीरियड का बस फॉर्मूला याद हो, क्या होता है 2πm/QB, ठीक है, जहाँ पे m मतलब उसका मास और q चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, और 2π भी हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है, चाहे वो प्रोटॉन के लिए हो चाहे अल्फा कण के लिए हो, वो हमेशा वो वेरिएबल तो है नहीं। यानी कि मास
और उनका चार्ज ये अफेक्ट कर सकता है। अब आप एक चीज़ और याद रखना कि जो अल्फ़ा कण होता है उस पे प्रोटॉन के 4 गुना मास होता है, ठीक है, और आवेश 2 गुना होता है। बस ये समझना था यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझ लो इसको क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उनके टाइम पीरियड का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे जब हम अल्फ़ा कण वाला लिखेंगे तो मास उसका 4 गुना लिखेंगे 4m, और यानी कि उसका चार्ज यानी कि Q पे यहाँ पे 2Q लिखेंगे। जब ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 2 गुना आएगा। अल्फ़ा कण पे जो ओवरऑल आएगा जो टाइम पीरियड वो 2 गुना आएगा, यानी कि T अल्फ़ा बटे T अगर हमारा जो है प्रोटॉन का लिखेंगे तो वो 2:1 होगा, यानी कि T अगर प्रोटॉन ऊपर रखते हैं और अल्फ़ा नीचे रखते हैं तो वो 1:2 हो जाएगा। अब देख लो क्या पूछा है, प्रोटॉन और अल्फ़ा कण का पूछा है, प्रोटॉन और अल्फ़ा कण का हमारा 1:2। ऑप्शंस बड़े केयरफुली क्लिक करना क्योंकि 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा कण पहले कह देता और प्रोटॉन बाद में कह देता तो फिर हमारा बी ऑप्शन भी हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूम टेम्परेचर पर निकिल का बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक होता है, लेकिन जब उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर से अधिक कर दें तो फिर निकिल अब कैसे बिहेव करेगा। तो देखो, अगर कभी भी कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हम क्यूरी टेम्परेचर से बढ़ा देंगे, क्यूरी टेम्परेचर से भी अधिक कर देंगे, तो वो हमारा जो है वो पैरामैग्नेटिक अचुंबकीय की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अनुचुंबकीय। यानी कि वो चुंबकीय तो होता है, जैसे कि एक होती है मिलिट्री जैसे इंडियन आर्मी, एक होती है पैरामिलिट्री जैसे सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल हमारी मिलिट्री तो होती है, ऐसा नहीं है वो मिलिट्री नहीं, लेकिन वो पैरामिलिट्री है, ठीक है, यानी कि अचुंबकीय। इसमें मैग्नेटिज्म का तो गुण है, बिल्कुल अचुंबकीय नहीं होगा, चुंबकत्व तो रहेगा लेकिन उसमें कम हो जाएगा चुंबकत्व जब हम उसको क्यूरी टेम्परेचर से बढ़ा देंगे। एयरफोर्स और नेवी की तैयारी की अपॉर्चुनिटी अब आपको घर बैठे भी मिल रही है। पहले क्या था कि ऑफलाइन जाके वहाँ पे कोचिंग में हज़ारों रुपए इन्वेस्ट करके वहाँ पे रूम लेके हॉस्टल में रह के पढ़ना पड़ता था। अब क्या है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री तैयारी कर सकते हो, और अनअकैडमी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ्री तैयारी भी कर सकते हो, पेड कोर्स भी खरीद सकते हो। जो बिल्कुल बिगनर है, जिनको ये भी नहीं पता है कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, वो अनअकैडमी पे पेड कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर वहाँ पे फ्री में जो प्रैक्टिस बैचेस हैं वो फ्री भी होते हैं, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। तो आप केवल प्ले स्टोर पे सर्च करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करना, उसमें चूज करना एयरफोर्स और नेवी, फिर आप बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं भी आने वाला हूँ अपना फ्री कोर्स लेके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मुझे भी वहाँ पे फॉलो कर लेना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा जब मेरे फॉलोवर वहाँ पे बढ़ जाएंगे। और वहाँ पे आप किसी भी नया बैच कोई खरीदते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, लक्ष्य12 LAKSHYA और 12, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं एक बात बताऊँ, क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। इक्वल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M था, 2 रॉड थे, उनका क्या गया है, एक का साउथ जो है, एक का जो नॉर्थ है दूसरे के साउथ से टच करके इस तरह से रखा गया है, ठीक है। तो पूरा जो होल सिस्टम बना है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब देखो, ऐसे 10 क्वेश्चन मैंने तैयार करे हैं, जैसे कि कहेगा कि एक वायर है उसको L साइज में मोड़ दें तब क्या होगा, या कहेगा उसको अगर सर्कुलर में मोड़ दें तब क्या होगा, या सेमी सर्कल बना दें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, या उनको परपेंडिकुलर रख दें, क्रॉस सेक्शन रख दें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी वीडियो पे आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेवी SSR एयरफोर्स में जरूर एक क्वेश्चन ऐसा देख सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में इस तरह का एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, जितने भी ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं उनका मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, और वो सभी क्लियर कर दूंगा, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। तो आप बस कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना, प्लीज़। तो बस मुझे आइडिया, या केवल आप पी भी बना दोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग अभी से डिमांड करने लगे, क्योंकि अभी बहुत सारे नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और वो कहते रहते हैं कि चैप्टर वाइज कराओ। तो मैं अभी ऐसे ही मैंने क्या करा कि कोई चैप्टर वाइज कराऊंगा तो वो 20-25 मिनट का मिनिमम वीडियो बनेगा, और अभी आप लोग रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो तो इतना बड़ा ड्यूरेशन बनाओ, फिर व्यूज़ आते नहीं तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो फिलहाल मैं ऐसे ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं और बहुत सारी जगहों पर पूछे गए तो वो मैंने करा दिए। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिर उसी एंथुजियाज्म से लग जाऊँ, उसी एनर्जी के साथ क्वेश्चन कराने लग जाऊँ, तो बस आप लोगों को भी अपना कोऑर्डिनेशन दिखाना है। बस केवल कमेंट सेक्शन में पी लिख देना, या आपने मतलब अब मुझे लगना चाहिए कि आप लोगों को चाहिए वो वीडियो, तो शाम तक ही मैं वो 10 क्वेश्चंस कंपाइल करके आपको दे दूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आने की हाईली चांस है। बाकी इसी तरह से अगर अप्रिशिएट करते रहोगे मुझे तो मैं आपकी तैयारी पूरी कराने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स में आपको इतना करा दूंगा कि जो मोर देन अभी करा चुका हूँ, और कुछ ऐसा यूनिक तरीके से कराऊंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ रह के।